सीडीपी की क्लास में अब तक हम विकास की अवस्था सिद्धांत पर आधारित जो प्रश्न बने हैं आपके 2011 से लेकर 2018 तक टेट, सी टेट और अन्य जो प्रदेश की जो टेट लेवल की परीक्षाएं हैं उनमें, तो उन पर चर्चा कर रहे थे। पिछले सेशन में हमने जो चर्चा की थी वो 25 क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज फिर से हम एक सेशन लाए हैं जिसमें 25 क्वेश्चनों पर फिर से चर्चा होगी। तो मैं जितेंद्र सिंह JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस क्लास का दूसरा सेशन। यानी पहले सेशन में हम 25 क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके थे। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इन क्वेश्चनों पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं जो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो यहाँ पर मानव विकास का हमें सही क्रम ढूंढना है। तो मानव विकास के सही क्रम में सबसे पहले हम जान ले में कि मानव विकास का सही क्रम क्या है। यानी जो मानव विकास का सही क्रम माना गया है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक माना गया है। मतलब जब तक आदमी की मृत्यु होती है, जब तक जो है विकास चलता रहता है, यानी विकास की प्रक्रिया जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। तो गर्भधारण के बाद कौन सी अवस्था आती है आपकी? शैशव अवस्था। उसके बाद आपका आता है बाल्यावस्था। उसके बाद आपका आता है किशोरावस्था। और उसके बाद आपका आता है प्रौढ़ावस्था। और उसके बाद आपका आता है वृद्धावस्था। ये जो आपका जो गर्भधारण अवस्था यानी गर्भावस्था होती है, इसे आप गर्भावस्था बोल सकते हैं, इसे गर्भावस्था। तो गर्भधारण से लेकर जो है आपकी 9 माह 10 दिन तक चलती है ये, यानी 280 दिन तक। और ये जो होती है आपकी जन्म के बाद यानी 0 दिन से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था होती है आपकी, वो जो होती है आपकी 3 से लेकर 6, यानी कुल मिलाकर शैशव अवस्था जो होती है आपकी 0 से जो है 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें कि 0 से 2 जो होती है शैशव अवस्था मानी जाती है और 3 से 6 जो मानी जाती है वो पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है, पूर्व बाल्यावस्था। और जो आपकी बाल्यावस्था होती है वो आपकी 7 से 12 होती है। किशोरावस्था जो होती है आपकी 12 से 18 होती है। और प्रौढ़ावस्था जो होती है आपकी 18 से लेकर 40 तक होती है। इसे जो इसके बाद आपकी जो है प्रौढ़ावस्था के बाद भी आपकी जो आती है परिपक्व अवस्था भी आती है। उसके बाद जो आपका 60 वर्ष के बाद जो है आपका वृद्धावस्था शुरू हो जाती है और उसके बाद मृत्यु तक जो है विकास का क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ आपका गर्भावस्था, उसके बाद आया आपका शैशव अवस्था, उसके बाद आया आपका बाल्यावस्था, उसके बाद आया आपका किशोरावस्था, उसके बाद आया आपका प्रौढ़ावस्था, उसके बाद आया वृद्धावस्था। तो इस तरीके से ये इसका विकास का क्रम है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में छाड़ना है कि सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर A, शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर जो है शैशव के बाद तुरंत किशोरावस्था आ गई, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद आपका आता है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो यही क्रम यहाँ पर इसका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B आपका राइट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी हैं या चिंतित हैं। यानी कि उनका पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा था, लेकिन अब उनका जो दूसरा बच्चा है वो 12 महीने में नहीं चल रहा है। तो इसलिए वे दुखी हैं क्योंकि क्या समझ रहे हैं वो, उनके पति ने कहा कि वह जब तक 14 महीने के नहीं हुए थे तब तक उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। यानी पति कहते हैं कि मैं 14 वर्ष का जब तक नहीं होता तब तक मैंने चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए हमारा बच्चा नहीं चल रहा है। उसके बाद वह जानती थी कि वह जितना अधिक इंतजार करेगा उतना ही उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का था, वह भी नहीं चला था। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी भी सामान्य समय अवधि के अंदर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है सही। इसका क्यों है? क्योंकि जो चलने की जो समय अवधि है विकास के प्रोसेस के तहत, विकास की प्रक्रिया के तहत, तो वो जो होती है बालक की चलने की अवधि, तो वो किसी की मतलब समय से थोड़ा पहले हो सकती है और समय के थोड़ा बाद भी हो सकती है। तो जो नॉर्मली होता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को 9 माह से लगभग
2 वर्ष तक जो है चलने की अवधि मानी जाती है। तो इसके जो नॉर्मल कंडीशन में जो होता है कि इसमें कोई बच्चा 10 या 12 महीने भी चलता है, कोई बच्चा जो है सब 1.5 साल तक भी चलता है। तो इसमें जो है कोई मतलब कि वो जानते हैं कि ये जो चलने की इसकी अवधि है, समय अवधि है, उसके अंतर्गत अभी इसका जो समय चल रहा है, यानी 12 महीने जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। सी क्यों नहीं होगा कि एक पड़ोसी का लड़का 18 महीने में चला तो इसलिए नहीं चला, यानी 18 महीने कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दूसरे का बच्चा 18 महीने चला तो हमारे भी 18 में चलेगा। मतलब कि पैर मजबूत होने के लिए कोई इसका इंतजार कर रहा है, ये कोई इसका सटीक आंसर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है इसका। और जो इसका पहला आंसर है तो ये कोई जरूरी नहीं कि किसी के पिताजी 14 वर्ष की आयु में चलते हैं तो जरूरी है कि उसका बच्चा भी 14 वर्ष की आयु में चलेगा, तो ये भी इसका गलत होगा। केवल इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि विकास की प्रक्रिया के तहत जो समय अवधि होती है बच्चे के जो पैरों पर चलने की, यानी पैरों के माध्यम से चलने की, तो उस प्रक्रिया उस समय अवधि के अंतर्गत उसकी भी उम्र चल रही है, इसलिए वो जो है चिंतित नहीं है। इसके बाद आपका आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो आपके मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं उनकी बात है, यानी सिगमंड फ्राइड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। अब सिगमंड फ्राइड ने जो अवस्थाएं बताई हैं तो उसकी जो चर्चा की है हमने उनके जो सिद्धांत में, उस क्लास में काफ़ी विस्तृत चर्चा है, और इसके अलावा भी एक क्लास में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले आपका ऑप्शन है मुखावस्था। जो मुखावस्था होती है वो बच्चे की जो है जन्म के बाद 0 से लेकर और 1 वर्ष के लगभग होती है, यानी जो बच्चा जब मुख से खेलता है, यानी जो आपका बालक है वो मुख से संबंधित क्रियाएं करता है, यानी हाथों से किसी चीज़ को मतलब हाथ के अंगूठे को चूसता है, काटता है, या मुख मतलब शरीर जो भी काम करता है वो मुख के माध्यम से करता है, यानी कि उसकी जो अवस्था होती है उसका सारा केंद्र जो होता है मुखावस्था होता है, यानी मुख से सारा कार्य करता है, चूसना, काटना, इस तरीके से वो अवस्था क्या हुई, मुखावस्था। गुदावस्था जिसमें बच्चा मलमूत्र के साथ खिलवाड़ करता है तो वो होती है आपकी 2 वर्ष तक। तो ये सारी अवस्थाएं, जो शैशव अवस्था जो होती है आपकी, उसे 0 से 2 वर्ष मान सकते हैं, यानी कि ये जो सारी अवस्थाएं हैं वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक आती हैं, इस डी और ए और बी। लेकिन यहाँ पर जो अव्यक्त अवस्था है, ये अव्यक्त अवस्था जो होती है आपकी, ये होती है आपकी जब बालक की उम्र 2 से लेकर मतलब 2 साल से बाद में 6 साल तक होती है, यानी कि बाल्यावस्था में जो है बालक का जो सारा विकास है सिगमंड फ्राइड के अनुसार वो जो है सुसुप्त पड़ जाता है, यानी मंद पड़ जाता है। तो इस अवस्था को जो है यहाँ पर अव्यक्त अवस्था कहा गया है, यानी कि इसमें जो है कोई भी चीज़ व्यक्त नहीं करता, बालक का कोई भी नया डेवलपमेंट तेजी से नहीं होता, यानी जो भी चीज़ें सब चीज़ें जो हैं स्थिर हो जाती हैं, तेजी से कोई भी चीज़ का उसका विकास नहीं होता, तो इसे अव्यक्त अवस्था कहा जाता है। और अव्यक्त अवस्था जो होती है आपकी यहाँ जो है बाल्यावस्था जो होती है आपकी 6 वर्ष तक होती है। इसके बाद जो बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से लेकर आपकी 12 वर्ष तक होती है, और यही जो उम्र होती है वो प्रारंभिक क्लास में पढ़ने की आयु होती है, यानी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के आयु के बच्चे का जो हम प्रारंभिक विद्यालय में जो है एडमिशन कराते हैं। तो अभिव्यक्त अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था की जो आयु हम जानते हैं लगभग 6 से 12 वर्ष होती है, जो कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु में जो मतलब जो प्रारंभिक विद्यालय में एडमिशन लेने की आयु होती है वो होती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो अपने आप से प्रेम करना क्या कहा जाता है, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, और ये जो है आपका ये शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये शब्द है आपका नार्सिज्म की प्रवृत्ति। अब इसके अलावा आपका है अगला है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। अब ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही क्यों है, इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। ये जो आपकी प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति आपकी होती है पूर्व बाल्यकाल की, पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यावस्था। ये जो अवस्था है ये आती है आपकी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच, यानी शैशव अवस्था में भी इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि शैशव अवस्था से कट के पूर्व बाल्यावस्था बनती है आपकी। तो इसमें एक छोटी कहानी है। एक रोम में एक लड़का था जो जिसका नाम जो था
नार्सिज्म था, यानी जो नार्सिज्म की प्रवृत्ति है, नार्सिज्म बालक का नाम था। वो बालक अपने आप से इतना प्रेम करता था कि वो एक दिन एक तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपने आप को ही निहारता रहा। वहां पर वो 3-4 दिन तक बैठा रहा भूखा प्यासा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका जब इस चीज का देखा कि उसे अपने आप से इतना प्रेम था, अपने आप से वो इतना प्रेम करता था कि वहां वो उस तालाब के किनारे अपनी तस्वीर को देखते देखते निहारते निहारते भूखा प्यासा वहीं पर मर गया। तो उस राजा ने सोचा कि क्यों ना उस जगह का नाम उस बच्चे के नाम पे रख दिया जाए। तो उस बच्चे के नाम पे उस जगह का नाम रख दिया गया। तो जो नार्सिज्म है, इसका मतलब जो होता है, ये जो अवस्था होती है, ये आपकी जो होती है 3 से 6 वर्ष की होती है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो आपकी आती है शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में जो आपका जो पार्ट बनता है पूर्व बाल्यावस्था का, तो उसके अंतर्गत ये अवस्था आती है। और इस अवस्था में क्या होता है बालक की प्रवृत्ति में, कि बालक अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर होगा आपका सी सही। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 60। बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, यानी हम बच्चों को मौखिक बोलकर कोई दंड दे रहे हैं या कोई डरा रहे हैं आंखों से, किसी इशारे के माध्यम से, या किसी भी तरीके से हम उसे दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं बोलकर, या मतलब चुप रहकर भी आंखों से डराना धमकाना। तो उस तरीके का जो इन दंड का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी दंड कभी भी जो है कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो ये ऑप्शन गलत होगा। बच्चों की छवि की सुरक्षा करेगा, किसी की छवि की सुरक्षा कभी भी कोई दंड नहीं करता। मतलब इस क्वेश्चन का जो सीधा आंसर है कि शिक्षा व्यवस्था में जब भी दंड दे दिया जाए तो दंड का मतलब यहाँ पर बिल्कुल निषेध है दंड देना शिक्षा व्यवस्था में। और मनोवैज्ञानिक जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है उसके तहत दंड देने से हम किसी बच्चे का हर प्रकार का विकास, डेवलपमेंट, उसका अधिगम की प्रक्रिया, हर चीज पे हम रोक देते हैं, यानी उसे जो हम दबा देते हैं। और ये प्रक्रिया हमारी शिक्षा व्यवस्था में गलत मानी जाती है। तो किसी भी प्रकार का हमें दंड से फायदा नहीं होता, ना ही हम प्रेरित कर सकते, ना ही हम बच्चे को सुरक्षित कर सकते, उसके अंकों में भी कोई सुधार नहीं कर सकते। हम दंड देकर किसी बच्चे को मतलब कि मार मार के पीट पीट कर जो है उसके जो अंकों को हम बढ़ा नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं यहाँ पर, उनके स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना। यानी दंड का क्या मतलब हुआ कि हमने क्या काम किया, जो बच्चा अपनी अवधारणा बना रहा है, जो अपनी सोच विकसित कर रहा है, तो उस सोच को, उस अवधारणा को हम क्या कर रहे हैं, दंड के माध्यम से नष्ट कर रहे हैं। यानी कि हमने बच्चे को दंड दे दिया, बच्चे ने जो सोच बनाई, अपनी जो भी सोच रहा है, वो जो सीख रहा है, जो उसके मन में विचार है, जो भी उसने अवधारणा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किया उसने, तो उस सब चीज को हमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया दंड देकर। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका जो परिणाम होगा ऑप्शन नंबर डी का होगा। यानी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर रहे हैं हम, यदि हम शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड का प्रयोग करते हैं तो। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास का सिद्धांत नहीं है, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। अब बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात सही है। बाल विकास में सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका मानसिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका मतलब संवेगिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, यानी कोई सा भी क्षेत्र हो, वो सभी जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बात सही है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी जो भी विकास हो रहा है वो परिपक्वन की, मतलब परिपक्व, जो परिपक्व हो रहा है बालक, और जो उसके अनुभव हैं, जो भी उसकी जिंदगी के अनुभव हैं, जो भी सीख रहा है वो अनुभवों के द्वारा, और अपनी जो जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, तो उन दोनों का जो है अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो ये बात भी सही है। और इसका अगला जो आपका आता है सी, सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने दिया है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो एक समान गति से आगे बढ़ना जो है यहाँ पर, ये बात जो है इसकी गलत है। विकास का सिद्धांत ये नहीं कहता कि सभी जो है एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, कोई तेजी से आगे बढ़ जाता है तो कुछ में कुछ कमियां होती हैं, यानी इसमें जो है उतार चढ़ाव आता है। और हमें जो चीज़ थी, ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। तो गलत हुआ तो हमें जो है नहीं ढूंढना था कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये इसका सिद्धांत नहीं है। अगला, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ये बात सही है कि सभी विकास जो है एक क्रम के पालन करते हैं, यानी विकास के सिद्धांत जो है एक क्रम के अंतर्गत चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए बालक ने जन्म लिया, जन्म के बाद आपका आता है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था के बाद आता है आपका
बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था, या विकास के किसी भी सिद्धांत में मान ली बालक का पैदा होने के बाद बालक सबसे पहले अपने सर पर कंट्रोल करता है, फिर हाथों पे कंट्रोल करता है, फिर पैरों पे कंट्रोल करता है, पैरों के बाद जो है घुटनों के बल चलता है, घुटनों के बाद जो है पैरों पर चलना शुरू करता है, यानी पैरों पर कंट्रोल, घुटनों पर कंट्रोल, यानी एक क्रम के सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। तो विकास के जो जितने भी सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर वो आपका विकास का सिद्धांत ए भी है, आपका बी भी है, ये पालन कर रहा है विकास के सिद्धांतों को, डी भी है, लेकिन समान गति से जो है कभी भी जो है विकास नहीं होता, या अधिगम जो है समान गति से नहीं होता। कोई जल्दी से सीख लेता है किसी चीज को, कोई देर से सीखता है। ऐसी विकास में कोई किसी का डेवलपमेंट कुछ जल्दी होता है, किसी का डेवलपमेंट कुछ कम देरी से होता है। तो यहाँ पर जो है विकास के सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान गति से होते हैं, जबकि समान गति से नहीं होता, किसी का तीव्र, किसी का धीरे। और हमें जो है यहाँ पर गलत ही ऑप्शन ढूंढना था, तो गलत ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 64, बच्चे। अब बच्चे, इसके आगे जो सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखना है, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। अगला आपका है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़े के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और अगला है आपका, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को जो जो प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। और अगला है आपका, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चे की अवस्था कौन सी होती है आपकी? जो बच्चा होता है आपका वो होता है आपका, जो बच्चा माना जाता है वो माना जाता है 0 से 6, यानी इसको जो आप इस अवस्था में क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है बच्चा, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा जो होता है बच्चा जो है, जो आपका जब पूर्व बाल्यावस्था में आ जाता है 3 से 6 वर्ष के आयु में आ जाता है, बच्चा तर्क वितर्क करता है, यानी कि ये पक्षी है तो कैसा उड़ता है, ये गाय है तो ये भैंस गाय के तरह से मतलब कैसी है, काली क्यों नहीं है, ये दूध कहाँ से आता है, गाय दूध देती है या डेयरी से दूध मिलता है, इस तरीके के तर्क वितर्क करता है। यानी अपने चारों तरफ के जगत में जो है वो खोजने की चीज मतलब खोजबीन शुरू कर देता है। तो ये क्या होती है, बच्चों की विशेषता होती है। और बच्चों की जो विशेषता होती है आपकी, जिज्ञासु प्राणी होता है जो अपने चारों ओर के जगत के खोजने के लिए अपनी तर्क और क्षमताओं का उपयोग करता है। तो ये बच्चों की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही नहीं होगा कि वयस्कों की तरह यानी जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी तरह से चिंतन बच्चे नहीं कर सकते। खाली बर्तन नहीं है कि बच्चों को खाली बर्तन समझा जाए, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत होगा। निष्क्रिय जीव तो हो ही नहीं सकते कभी भी, बच्चे जो है को जो हम निष्क्रिय नहीं मान सकते, बच्चे जो है हमेशा एक्टिव मोड में ही होते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके शुरू के जो है गलत हैं, और इसके बाद जो डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद आता है ऑप्शन आपका 66, विकास से की ओर बढ़ता है, यानी कि जो यहाँ पर 2 डैश हैं, यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर सिद्धांतों की बात की गई है। जटिल से कठिन, ये शिक्षण सूत्र आपका। विशिष्ट सामान्य, ये भी गलत है आपका। साधारण से आसान, ये भी गलत है आपका। जो विकास का सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट क्या है कि सबसे पहले बच्चा सामान्य गतिविधि करता है, यानी सामान्य गतिविधि के अंतर्गत सबसे पहले बच्चा जो है किसी भी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बच्चे की तरफ आपने बॉल फेंकते हैं, तो क्या होगा कि सबसे पहले बच्चा जो भी आपका हम मनुष्य है किसी पे भी आप लगा सकते हैं, तो सबसे शुरू में कोई प्रक्रिया मतलब किसी एक्टिविटीज को करते हैं। तो कोई मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है, उसकी किसी इंसान की तरफ किसी बालक की तरफ फेंकते हैं, तो वो दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करेगा। फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे एक हाथ से उसे पकड़ना शुरू कर देगा। कुछ दिनों बाद वो उंगलियों से भी उसे कंट्रोल कर सकता है। यानी कोई भी क्रिया सबसे पहले सामान्य होती है और सामान्य से धीरे धीरे उस क्षेत्र में विशिष्टता की ओर बढ़ता चला जाता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ये विकास का एक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद आपका आता है 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, यानी विकास और अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। यहाँ कथनों पे यहाँ चर्चा करेंगे। अधिगम विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, और विकास अधिगम से स्वतंत्र है, और अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो यहाँ पर
आप वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अधिगम यानी हम कोई चीज सीख रहे हैं और विकास हमारा डेवलपमेंट, तो दोनों जटिल रूप से अंतर संबंधित हैं, जटिल रूप से संबंधित, अंतर संबंधित एक दूसरे से संबंधित है, उनका जो है संबंध एक तरीके से गहन है। कैसे कि अधिगम जो हम सीख रहे हैं तो सीखने से हमारा विकास हो रहा है और विकास जो है हमारे सीखने को प्रभावित कर रहा है। यदि किसी का डेवलपमेंट सही होता है तो वो उसका जो है अधिगम बढ़ता है, और यदि किसी का अधिगम सही हो रहा है, वो किसी नई नई चीज सीख रहा है तो उसका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं पर बढ़ रहा है। लेकिन हम ये साबित नहीं कर सकते कि विकास किस मात्रा में अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम किस मात्रा में जो है विकास को प्रभावित करता है। तो ये क्या हुआ, एक जटिल तरीका हुआ, नहीं कि जटिल, इसमें ये कॉम्प्लेक्स है कि हम दोनों प्रभावित करते हैं, कौन किस हद तक किस फैक्टर को कहाँ जो है प्रभावित कर रहा है, इस चीज का पता नहीं चलता। और इन दोनों का संबंध जो है अंतर संबंधी जो है विकास है, यानी अधिगम और विकास का एक जटिल तरीके का जो है अंतर संबंधित होते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर सही होगा बी आपका। ए क्यों नहीं सही होगा? अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। समानार्थक मतलब पर्यायवाची, अधिगम और विकास पर्यायवाची, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इतना मतलब सटीक आंसर नहीं। विकास और अधिगम से स्वतंत्र है, ये चीज भी गलत है। विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि विकास यदि डेवलपमेंट सही होगा तो उसके सीखने की गति पर प्रभाव पड़ेगा। अगर गलत होगा तो मतलब कम विकास में कहीं ना कहीं अवरुद्धता होगी, तो अधिगम भी जो है अवरुद्ध होगा। तो स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के जो है एक दूसरे से जटिल रूप से अंतर संबंधित है। अधिगम विकास के पीछे है, बिल्कुल गलत है। अधिगम विकास के पीछे नहीं रहता, बल्कि एक साथ कभी विकास का योगदान होता है, कभी अधिगम का, और दोनों का लगभग बराबर सेम योगदान होता है। तो ना कोई आगे हो सकता है ना कोई पीछे हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यानी विकास का एक सिद्धांत नहीं है, नहीं पे यहाँ पर ध्यान देना है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है, तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये तो विकास का सिद्धांत है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल राइट बात है। वंशानुक्रम यानी जो जन्म से मिला है, जो पर्यावरण उसके चारों तरफ है, तो ये विकास को प्रभावित दोनों करता है। विकास संशोधन योग्य होता है, सही बात है। हम किसी का जो है जो डेवलपमेंट है उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसे अच्छा वातावरण देंगे तो वो अच्छा डेवलप होगा, और उसका वातावरण को या उसके रहन सहन को हम दूषित कर देते हैं, उसके जो आसपास का जो कारक है उनको जो चेंज करते हैं, तो वहाँ पर विकास की जो है विकास संशोधित हो सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। संस्कृति से शासित यानी संस्कृति द्वारा जो है शासित है और निर्धारित है, यानी किसी की संस्कृति ही विकास को निर्धारित करती है और उसको जो है शासित करती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास को जो है सांस्कृतिक, सामाजिक और शारीरिक यानी सारे ही फैक्टर प्रभावित करते हैं, ना कि केवल संस्कृति किसी की संस्कृति जो है विकास को जो है निर्धारित नहीं करती। विकास को निर्धारित करने के लिए शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, जो भी पर्यावरण से जितने भी सारे पक्ष हैं आपके, पर्यावरण जो भी उसके जन्म से मिला है, सारे पक्ष मिलकर जो है उसे प्रभावित करते हैं, केवल संस्कृति विकास को प्रभावित नहीं करती। तो ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर विकास का सिद्धांत यहाँ पर ये नहीं है, और हमें जो है विकास का सिद्धांत नहीं है ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला आपका है 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, ये बिल्कुल बात गलत है। हर किसी बच्चे में अपन विचार करने की क्षमता होती है, वो अपने लेवल से, अपनी आयु के स्तर से, अपनी अवस्था के अनुसार सोचता है। तो ये ऑप्शन गलत है कि क्षमता नहीं होती। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोच रहे हैं, ये बात इसकी सही है, बिल्कुल राइट। कि बच्चे की गलतियों से हमें पता चलता है कि उसके अंदर कैसी सोच डेवलप हो रही है, वो किस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। यदि बच्चा गलती नहीं करेगा या बच्चे की गलतियों को हम करने का मतलब बच्चों को कुछ काम करने का मौका नहीं देंगे, तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कहाँ क्या फॉल्ट है। तो बच्चे की गलतियों से हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे की कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी गलत क्यों है? गलतियां से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, यानी किसी
बच्चे को केवल शिक्षक की नकल या अनुकरण करके जो है गलती से बचाना, ये कोई सीखने की चीज मतलब सीखने की प्रक्रिया में एक बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था गलत चीज है कि केवल कह दो बच्चे से कि शिक्षक की नकल कर और काम खत्म कर, तो इससे कुछ पता नहीं चलता कि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं क्या सही है। केवल वो बच्चे शिक्षक की चीजों को रटेगा और जो है उस तरीके से उसका ना विकास होगा और ना ही उसको अधिगम प्रक्रिया में कोई लाभ होगा। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना। दंड जहां आ जाए ऑप्शन आंख मीच के गलत कर दो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बच्चों की गलतियां जो है हमें ये समझने का मौका देती हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, क्या कमी चल रही है, बच्चे में कहाँ सुधार की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। किशोरावस्था को ध्यान देंगे यहाँ पर 12 से 18 वर्ष नॉर्मली। और किसका विकास नहीं होता? अहम केंद्रिता। अब अहम केंद्रिता जो होती है वो आपकी होती है शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में, तो शैशव अवस्था में जो होती है वो होती है आपकी अहम केंद्रिता, यानी अपने बारे में सोचना है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो बच्चा क्या करता है अपने आसपास अपने आप को ही जो है वो वरीयता देता है, यानी अहम केंद्रिता की जो बात होती है वो होती है। अब यहाँ पर जो नहीं पूछा है यानी ये किशोरावस्था की नहीं है, तो हमें यहाँ पर किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये हमें ढूंढना तो अहम केंद्रिता नहीं है। अभिरुचि, तर्क शक्ति और प्रेक्षण की योग्यता, ये सारी जो विशेषता है ये किशोरावस्था की होती हैं, किशोरावस्था की। तो ये ऑप्शन आपके जो है 3 गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें नहीं ढूंढना था और नहीं जो है आपका अहम केंद्रिता, ये शैशवावस्था की किशोरावस्था की, ये तीनों नीचे की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर इसलिए ये सही था वहां पर 76। किस प्रकार के विकास में एकाग्रता और सृजनात्मकता से संबंधित? एकाग्रता यानी कि आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी चीज पर, और सृजनात्मकता क्रिएटिविटी यानी कि नई नई चीजें आप क्या सोच रहे हैं किसी समस्या के बारे में, कि आप किस तरीके से नया नया सोचते हैं, नए नए उसके समाधान सोचते हैं। कि कोई समस्या है तो उसके बारे में आपके क्या क्या नए विचार हैं। और एकाग्रता की आप कितना फोकस कर रहे हैं किसी चीज पर। तो ये दोनों चीज क्या हो, एकाग्रता भी आपके माइंड से रिलेटेड है और आपका जो सृजनात्मकता का जो पक्ष है वो भी आपका माइंड से रिलेटेड है। दोनों जो है आपके दिमाग से यानी मस्तिष्क से रिलेटेड हैं, ये मस्तिष्क से रिलेटेड हैं। तो जो दिमाग से और मस्तिष्क से रिलेटेड होगा यानी बुद्धि से रिलेटेड होगा तो वो होगा आपका बौद्धिक विकास। इसका जो होगा सही आंसर होगा बौद्धिक विकास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77, एक बालक पहले पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यानी पहले सबसे पहले वो हाथ चलाता है, फिर उंगलियां चलाता है, फिर हाथ और उंगली दोनों को एक साथ चलाता है, यानी हाथ भी चला रहा है उंगली भी चला रहा है। तो ये सिद्धांत विकास की किस अवस्था को दर्शाता है? तो ये आपका किस अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर आपका है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि आपका जो विकास होता है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलता रहता है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत ये क्या कहता है कि जितनी भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनका एकीकरण कर रहा है, उन्हें एक जगह जोड़ रहा है, तो वो क्या हुआ एकीकरण का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामान्य से विशिष्ट यानी कि आपने कोई सामान्य चीज करनी सीख ली, उसके बाद धीरे धीरे उसमें आपने स्पेशलाइजेशन सीख लेनी, विशिष्टता आ गई आपके अंदर। और व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर कोई व्यक्ति की जो है योग्यता, क्षमता, रंग, रूप और कैपेबिलिटी हर चीज अलग होती है। तो ये सिद्धांत ये दर्शाता है। यहाँ पर एकीकरण की बात है। एकीकरण क्या है कि अब पहले क्या होता है, कोई काम बच्चा एक काम हाथ से करता है, दूसरा काम उंगली से करता है, अलग अलग कर रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उंगली, हाथ, पैर सब चीज एक साथ चलाकर वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हम कोई बाइक चलाते हैं या कोई आप मोटर गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है वहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत लागू होता है कि हम एक्सीलेटर पैर से दे रहे हैं, स्टीयरिंग हाथ से घुमा रहे हैं और गियर जो है दूसरे हाथ से बदल रहे हैं। इस तरीके से उंगली, हाथ, पैर, दिमाग मतलब सब चीज़ों का हम जो है एक एकीकरण के माध्यम से जो है हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो ये जो होता है आपका एकीकरण का सिद्धांत होता है। इसके बाद आपका आता है 79, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीखना, परिपक्वन और सीखना और परिपक्व दोनों, और सामाजिक मानदंड। तो यहाँ पर जो सीखना और परिपक्व दोनों चीजें जो हैं मानसिक वृद्धि और विकास को दर्शाता है। यानी आपकी मानसिक वृद्धि और उसका आपकी मानसिकता का डेवलपमेंट कितना हुआ, तो आपके सीखने से
और आपकी मैच्योरिटी से, दोनों से पता चलता है कि आप कितना सीख रहे हैं, आपका मानसिक विकास किस स्तर तक हो गया है। तो आपके सीखने की गति से और आपकी मैच्योरिटी से, यानी कि आप कितने परिपक्व हो गए हैं उस चीज़ में, आप कितने निपुण हो गए हैं, तो उस चीज़ से हमें पता चलता है कि आपकी मानसिक वृद्धि और विकास किस लेवल तक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला आप ऑप्शन आता है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन आप ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ सिद्धांत लिखे हुए हैं, एक तरफ इनका वर्णन लिखा हुआ है। आपका पहला सिद्धांत है समीप दूरभिमुखी सिद्धांत, समीप दूरभिमुखी सिद्धांत। और यहाँ पर जो है अगला है सिर पदामुखी सिद्धांत, और इससे अगला आपका है अंत है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, और उससे अगला है अंतरा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब समीप दूरभिमुखी का सिद्धांत क्या होता है, यानी केंद्र से परिधि की ओर। सबसे पहले बच्चा जो है अपने केंद्र यानी हृदय, आपकी जो रीढ़ की हड्डी उस पर कंट्रोल करता है, और फिर हाथ पैरों पर कंट्रोल करता है, उंगलियों तक की उंगलियों पर सबसे लास्ट में कंट्रोल करता है। और सिर से पदामुखी यानी सर से पैर की ओर कंट्रोल करता है। तो ये विकास का सिद्धांत। अंत व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत यानी अंत व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी जो हर किसी की जो है, हर कोई मनुष्य में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, ये अंत व्यक्तिगत भिन्नता है। अंतरा व्यक्तिगत यानी कि हर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की कोई ना कोई भिन्नताएं होती हैं। यहाँ पर अंत व्यक्तिगत का मतलब हुआ कि अलग अलग मनुष्य अलग अलग होते हैं, और अंतरा व्यक्तिगत यानी एक ही व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर हम मैचिंग करते हैं कि इससे मिलता जुलता कौन सा आपका। आप ए को आप देखेंगे कि नंबर 2 पे सिर से पैर की ओर, सॉरी यहाँ पर ए आपका है समीप दूरभिमुखी का सिद्धांत जो है आपका ए आपका आता है। ये विभिन्न बच्चों से मिलने, विभिन्न दर से बढ़ने, सिर से पैर का सिद्धांत। किसी अकेले बच्चे विकास दर विकास का एक क्षेत्र के अपेक्षा तो दूसरे क्षेत्र विभिन्न होना। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी शरीर का जो केंद्र है उससे बाहर की ओर। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका मिल गया। इसके बाद आपका जो आता है सिर पदामुखी सिद्धांत, यानी सिर से पैर की ओर। और उसके बाद आपका आता है ऑप्शन नंबर अंतर व्यक्तिगत भिन्नता को, यानी कि विभिन्न बच्चे मिलकर विभिन्न दर से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और अब डी मिलाएंगे आप 3 से। किसी अकेले बच्चे विकास दर विकास का एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। तो ये आपको मैचिंग करना था। ये यहाँ पर ऑप्शन इस क्वेश्चन के रह गए थे, तो इस तरीके से मैचिंग कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है 19 तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास, यानी जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास कौन से उसमें होता है वर्ष में। वीडियो को आप स्टॉप करिए, उसका क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। तो 7 वर्ष तक, 11 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। तो ये जो तर्क जिज्ञासा निरीक्षण की जो बात आती है वो आती है आपकी बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था आपकी होती है 6 से 12, और 6 से 12 आता है आपका 11 वर्ष ऑप्शन में दिया है। तो 11 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में। तो ये होता है आपकी, ये विशेषता आपकी बाल्यावस्था की। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 93 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो जाती है। मतलब किस अवस्था तक जो है बालक की दृष्टि, मतलब आंखें और सुनने की जो शक्ति है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। वो कौन सी अवस्था होती है आपकी, वो होती है आपकी 3 से 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष के बाद 3 से 4 वर्ष तक बच्चे की सुनने की और जो है देखने की सारी जो है कैपेबिलिटी विकसित हो जाती है उसके अंदर। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन 94 कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, यानी जो कक्षा 1 है और क्लास 2 के स्तर के बच्चों में कैसा चिंतन होता है। अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। यानी जो कक्षा 1-2 का बच्चा होगा वो बाल्यावस्था में होगा। बाल्यावस्था में जो होता है वो मूर्त जो चीज़ दिख रही है सामने, तो उसको ऐसे अनुभवों को देख कर जल्दी सीखते हैं। सामने जो चीज़ दिखती है उसको वो जल्दी से सीख लेते हैं। अमूर्त चिंतन जो होता है वो आपका किशोरावस्था में होता है, और किशोरावस्था आपकी आती है लगभग
क्लास 8 के बाद, यानी 8, 9, 10, 11 में जाकर जब आप बच्चा लगभग 13-14 साल का हो जाता है, तो जब किशोरावस्था आनी शुरू होती है। इसके बाद जो मूर्त अवस्था जो होती है, मूर्त अनुभव से सीखने की अवस्था, वो होती है आपकी बाल्यावस्था। और वो बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चा होता है कक्षा 1 या 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती, जबकि अंतर संबंधित होती हैं, तो ये गलत हो गया। सभी की विकास की दर समान नहीं होती, सबकी विकास दर जो है समान होती है। यानी कि जो बच्चा, चाहे वो मनुष्य का बच्चा है, तो जो बच्चा जिस एज ग्रुप में जिस लेवल का होगा, तो उसी एज ग्रुप में जाकर चलना शुरू होगा। यानी कोई बच्चा 1 साल के बाद चलता है, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि 1 महीने में चलना शुरू कर देगा। तो ये क्या होगा, 1 साल के से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ये नहीं कि बिल्कुल पैदा होते ही चलना शुरू कर दोगे। सबकी विकास दर जो है इसलिए इसी सिद्धांत पर समान मानी जाती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता। विकास जो है अरेखीय होता है, यानी उसकी विकास की गति तीव्र और मंद होती जाती है। हर शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, किशोरावस्था में फिर से तीव्र हो जाती है। तो ये सारे जो ऑप्शन है नीचे वाले तीनों, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऊपर का ऑप्शन सही है आपका। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक जो है, बच्चा जब गर्भ धारण हो जाता है और गर्भावस्था से लेकर मृत्यु की अवस्था तक जो है विकास की दर चलती ही रहती है। इसके बाद आपका आता है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अब एक शिक्षक को जब बच्चे के विकास के सिद्धांत जो हैं उन्हें समझना क्यों जरूरी है, यहाँ पर जो शिक्षक के लिए है ये क्वेश्चन। तो शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर की पहचान करना। हम किसी बच्चे के सामाजिक स्तर की पहचान करके, शिक्षा व्यवस्था में हमें इससे कोई लाभ खास नहीं मिलता, तो हम किसी बच्चे के सामाजिक स्तर पर के हिसाब से हम जो है शिक्षण विधियों को लागू नहीं करते। शिक्षा व्यवस्था को आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कोई बच्चा गरीब है, मालदार है, अमीर है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें गरीब अमीर सभी बच्चों को पढ़ाना है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो, चाहे वो निम्न समाज का हो, उच्च समाज का हो। इससे तो यहाँ पर दोनों चीजें गलत हो गई हैं, ये दोनों ऑप्शन। इसके बाद आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है या यह औचित्य स्थापित करता है, यानी हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। तो ये भी जो है एक तरीके से विकास के सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए सही, क्योंकि शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। यानी जो बालक है उसकी सीखने की क्या क्या प्रवृत्ति हैं, किस तरीके से वो सीख सकता है, तो इन सबको जो सिखाने के लिए जो शैली होती है, यानी सीखने की जो बच्चे की शैली हैं, तो इन्हें प्रभावित करता है कौन सा, विकास के सिद्धांत। यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट सही होगा तो वो जल्दी से सीखेगा, जिसका डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सही से नहीं सीख पाता। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 103, मध्य बचपन अवधि। और मध्य बचपन अवधि के बारे में आप वीडियो स्टॉप कीजिए और बताइए क्या होती है। तो मध्य बचपन अवधि होती है 2 से 6। 2 से 6 क्यों होती है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष जो मानी गई है वो आपकी मानी गई है शैशवावस्था। और आपकी जो 2 से या इससे 3 से बोल सकते हैं, 2 या 3 से आपकी 6 वर्ष मानी गई है पूर्व बाल्यावस्था, और इसे ही हम बचपन बोलते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी मध्य बचपन अवधि होती है। मध्य बचपन अवधि क्या होती है, हमारा जो शैशवावस्था है वो बचपन वहां से शुरू होता है, और जो हमारा मध्य बचपन है हमारा वो होता है पूर्व बाल्यावस्था में। और जब बाल्यकाल खत्म हो जाता है तो वहां पर जो होती है हमारा बचपन खत्म हो जाता है, यानी 6 से 12 वर्ष की आयु तक आते आते हमारा बचपन जो है समाप्त हो जाता है, जो उत्तर बाल्यावस्था के रूप में हम जिसे जानते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो आप जानते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं में सबसे तीव्र विकास जो होता है वो तो या तो शैशव अवस्था में होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, और किशोर अवस्था में पूर्ण तीव्रता के साथ जो है विकास होता है। उसके बाद जो होता है प्रौढ़ावस्था में सब चीजें जो हैं परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि आपको शैशव अवस्था और किशोर अवस्था दोनों एक साथ दे रखी है तो किशोर अवस्था को जो है आप जो है वरीयता देंगे। शैशव अवस्था में भी तीव्र होता है और किशोर अवस्था में तीव्र होता है। यहाँ पर बाल्यावस्था में जो है मंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है किशोर अवस्था में जो है पूर्ण रूप से अमूर्त चिंतन, जहाँ पर अमूर्त चिंतन विकसित हो गया तो वो जो है
हर तरीके का विकास जो है डेवलप वहाँ पर माना जाता है कि वहाँ पर जो है विकास की सभी रूप से अधिकतम सीमा होती है, यानी विकसित होने की। तो किशोर अवस्था इसका सही आंसर होगा। किशोर अवस्था के में जो है विकास की जो अधिकतम विकसित होने की एक अवस्था होती है। तो आपके ये जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर 105 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। इन 105 क्वेश्चनों के माध्यम से हमारा जो पहली यूनिट है, या आप कह सकते हैं जो आपके शुरुआती टॉपिक हैं, जो टॉपिक हैं आपके विकास और वृद्धि और उसकी अवस्था सिद्धांत, इन पर आधारित जो 2011 से लेकर 2019 तक टेट, यूपी टेट, सी टेट, ये जो हरियाणा राजस्थान के जितने भी टेट हैं उन क्वेश्चनों पर हमने डिस्कस किया। इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो भी टॉपिक आपके क्लियर हुए तो उनसे आपको काफ़ी लाभ होगा किसी भी परीक्षा के लिए, यानी टेट के बाद आप सुपर टेट देंगे तो उसके लिए भी आपको काफ़ी लाभ होगा। इसी तरीके से हम अगली जो भी टॉपिक हैं उन पर हम चर्चा करते रहेंगे और उससे आधारित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आप हमारा ऐसे ही समर्थन कीजिए, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।